हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे बायोलॉजी में ये शॉर्ट टाइप वीडियो रहने वाला है। इसमें अब मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कुछ टॉपिक जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैं आपको बता देने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आ जाए। तो जैसे कि टाइमिंग जो होता था कि 7 to 8 PM तक में वीडियो जो लेक्चर था वो मेरा अपलोड होता था यूट्यूब पे। ठीक, अभी जो है और 8 to 9 PM तक चले जाएगा। और कुछ दिनों के बाद ये दशहरा पूजा के बाद जो है आपका वीडियो जो है 10 बजे तक में आपका 10 से 11 बजे के बीच में 10 से AM से लेके 11 AM तक में अभी आ जाएगा वीडियो। तो आपको दशहरा के बाद जो है कंपलसरी आपको एक एक टॉपिक जो है जितने भी सब्जेक्ट को मैं कवर करूँगा वो मैं आपको उसका फुल डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप लेके आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो अभी का टॉपिक बायोलॉजी में मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए यहाँ पे देखो, जैसे मैंने उस दिन बताया था जो लास्ट टॉपिक था आपका केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में। तो बायोलॉजी में जो आपका जो टॉपिक है आज का बायोलॉजी फाउंडेशन बेच है ये आपका। बायोलॉजी में आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि बायोलॉजी की इससे पहले जब स्टार्ट किया था बायोलॉजी का बैच तो उसमें बताया था कि बायोलॉजी का मतलब होता है बायो और लोगोस, यानी कि आप कह सकते हैं जीवन के बारे में स्टडी किया लेमार्क और ट्रेविरनस ने। तो वो सब मैंने आपको पहले ही कवर कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और वो कवर कर सकते हैं। तो केंद्रक के बारे में जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो केंद्रक क्या होता है उसके बारे में जो साइंटिस्ट जो सबसे पहले केंद्रक का जो खोज किया गया था तो उसके बारे में हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखो सभी जीवित कोशिका के, यहाँ पे देखो सभी जीवित कोशिका द्रव के मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है। जितने भी जीवित कोशिका द्रव के मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावे वृक्क यानी किडनी आकृति जैसा, घोड़े के पैर आकृति जैसा भी हो सकता है। तो ये सब मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो मैं जस्ट अभी रिवाइज करवा रहा हूँ। कुछ जीवित कोशिका में यहाँ थोड़ा सा इमेजिन करना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना अपने मेमोरी में, ताकि आपको जो है वो आप याद नहीं करना, समझ जाओगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक है कि वो आपको याद हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद याद हो जाएगा। तो कुछ जीवित कोशिका में वृक्क नहीं पाए जाते हैं। जैसे कुछ कोशिका में 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं और जबकि कुछ ऐसे भी कोशिका हैं जिनमें कि कई केंद्रक पाए जाते हैं। तो वो उसके बारे में देखेंगे। जैसे सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता है, ये तो आपको पता ही। केंद्रक की आकृति कोशिका के क्रिया यानी कि कार्य पर निर्भर करता है। केंद्रक की जो आकृति है कोशिका के क्रिया और कार्य पर निर्भर करता है। जिस कोशिका की कार्यशैली अलग होगी उसकी जो है केंद्रक की आकृति भी अलग होगी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया जीवित कोशिका का केंद्रक के समान नहीं होता और केंद्रक की आकृति कोशिका के क्रिया और कार्य पर निर्भर करता है। इसको देखते चलना है। और एक केंद्रक के संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा केंद्रक झिल्ली, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एवेलॉप। यहाँ देखो एवेलॉप जो है इसके बारे में देखेंगे, केंद्रक झिल्ली के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एवेलॉप। यह दोहरी परत की बनी झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है और दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच के जगह को क्या बोलते हैं? पेरिन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली की बाहरी परत यानी अंतराद्रव्य जालिका से, जबकि भीतरी परत क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। भीतरी परत किससे जुड़ा रहता है? क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। और केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं। जिन छिद्रों से कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्या? पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये नोट कर लेना, पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो आप कह सकते हैं जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो क्या उसका जो मतलब आप कह सकते हैं आदान प्रदान मतलब कि दिया और लिया जाए। अपने भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो केंद्रक के बारे में देखेंगे आज कि केंद्रक द्रव्य जो होता है यहाँ पे देखो न्यूक्लियोप्लाज्म और देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसेप, केंद्रक द्रव्य उसके बारे में देखेंगे। केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले द्रव्य को ही केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब
केंद्रक द्रव का मतलब क्या, केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले द्रव को, ये तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो ये याद नहीं करना है इसको। केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जो जीव द्रव को ही केंद्रक द्रव कहते हैं, ये नोट कर लेना। और इस द्रव में मुख्य रूप से जो है प्रोटीन हो गया, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए तथा आरएनए में पाए जाते हैं, ये आपको पता चल चुका है। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा क्रोमेटीन जाल। क्रोमेटीन जाल क्या होता है, उसका क्या काम होता है, उसका नेटवर्क क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। क्रोमेटीन जो है केंद्रक द्रव में ही महीन धागों का बना जाल क्रोमेटीन जालिका कहलाता है। यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। क्रोमेटीन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। एज इट इज़ यहाँ तक आपको मैंने कवर कराया। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट समझना, केंद्रक द्रव में क्रोमेटीन जालिका दो तरह के होते हैं। एक जालिका यहाँ पे देखो बिखरा हुआ रहता है और जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं, तथा एक जालिका बहुत ही सघन और सख्त रहता है जिसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। और यूक्रेमेटिन सक्रिय रहते हैं, यूक्रेमेटिन जो है सक्रिय रहते हैं, और जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है निष्क्रिय रहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये निष्क्रिय मतलब ये कोई काम का नहीं रहते हैं। तो एज इट इज़ यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप सबको समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आप इसको बार बार रिवाइज करना, कॉपी में भी लिखना और उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके समझना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बिहार एसएससी का हाल ही में एग्जाम होने वाला है 2-3 महीने के अंदर, उसमें जो है बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है। इसी बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको बीपीएससी लेवल का है, तो उसी के नोट्स के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जो है एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आपको 8102822904 उस पर संपर्क करके आप जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब देखो, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, तब इसे जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहा जाता है। तो आपको यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा। तो चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बताया। आगे देखो, यहाँ पे केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार संरचना रहती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज जो है यहाँ पे देखो फॉन्टाना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फॉन्टाना के द्वारा की गई थी। और केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है और राइबोसोम का निर्माण होता है। किसका? राइबोसोम का निर्माण होता है। और यह जो है कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता प्रदान करता है। कोशिका विभाजन के समय क्या करता है? ये केंद्रक को सहायता प्रदान करता है। अब कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियां का नियंत्रण केंद्रक द्वारा किया जाता है। और केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जो न्यूक्लियस जो है इसको कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। एज इट इज ब्रेन। तो इसी से जो होता है कि ये किस तरह का सेल है, ये कौन सा काम करेगा, उसका कोडिंग क्या हुआ रहता है किसमें? तो वो क्या रहता है? केंद्रक में। और हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे ब्रेन में जिस तरह से कोड किया गया है, जिस तरह से हम कोई चीज़ कर पाते हैं, उसी तरह से हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस में एक आप सूचना रहता है। उसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में कि जो केंद्रक के अंदर जो एक सूचना रहता है, जो आप ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए, एक तरह से जो ब्रेन होता है वो केंद्रक को ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस का। तो उसी के द्वारा सेल काम करता है। तो इतना चीज़ समझना होगा आपको। और लास्ट आपका टॉपिक है आपको प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक, यानी कि इसके बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब तक कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं वे विकसित कोशिका है। वो क्या है? विकसित कोशिका। विकसित कोशिका ही यूकैरियोटिक कोशिका है जो सभी पौधा तथा जंतु में पाए जाते हैं। इसे नोट कर लेना। अब देखो, पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुए उनकी कोशिका का यूकैरियोटिक की तरह नहीं थे, तो उनमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था। इस तरह के कम विकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है? अगर यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ चुका है। और जीवाणु में इसी तरह की कोशिका
पाई जाती है। और जो जीवाणु होते हैं, आप बैक्टीरिया कह सकते हैं उसे इंग्लिश में, उसमें यही इसी तरह के कोशिका पाए जाते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब तक कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं वे विकसित कोशिका है। वो क्या है? विकसित कोशिका। विकसित कोशिका ही यूकेरियोटिक कोशिका है, जो सभी पौधे तथा जंतु में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुए, पहली बार धरती पे जो जीव आए थे, अवतरित हुए थे, उनकी कोशिका जो थी कैसी थी? यूकेरियोटिक की तरह नहीं थे। उसकी कोशिका यूकेरियोटिक की तरह नहीं थी। तो उनमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था, उसमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था। इस तरह के कम विकसित कोशिका को, और जो कम विकसित कोशिका होते हैं उससे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और जीवाणु में इसी तरह की कोशिका पाई जाती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या क्या है? जैसे कि यहाँ पे देखो, प्रोकैरियोटिक प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका है, इसका आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है, इसका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। इसे नोट कर लेना। अब देखो, प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक युक्त कोशिका है। तो इसे भी नोट कर लेना। अब देखो, प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय और माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्प्रद्रव्य जालिका का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी संरचनाओं मौजूद रहती है। इसे भी नोट कर लेना। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं तथा इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त होते हैं। तो इसे भी नोट कर लेना। लास्ट, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सब मैंने पहले भी बताया था डिटेल में। अब देखो, प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में यह उपस्थित रहता है। ये भी नोट कर लेना। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होते हैं, परंतु वह सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। कोशिका भित्ति होती है लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसे नोट कर लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू, धन्यवाद।